अब हम पढ़ने वाले हैं रीनोवस्कुलर हाइपरटेंशन और इस्केमिक नेफ्रोपैथी के बारे में। रीनोवस्कुलर हाइपरटेंशन और इस्केमिक नेफ्रोपैथी एक ही बीमारी के दो पहलू होते हैं। अगर किसी को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है तो वो कैसे प्रेजेंट कर सकता है? सबसे पहले या तो वो एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है और पेशेंट जो रहता है इसको बोलते हैं इंसिडेंटल रास, क्योंकि इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है। फिर जो दूसरा रहता है पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन जो रहता है उसको बोलते हैं रीनोवस्कुलर हाइपरटेंशन। और फिर तीसरा जो तरीके से प्रेजेंट कर सकता है वो होता है इस्केमिक नेफ्रोपैथी। उसमें किडनी की ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होती है और फिर धीरे धीरे वो किडनी जो रहती है खराब हो जाती है, उसका फंक्शन डिटोरिएट कर सकता है। फिर जो चौथा रहता है, पेशेंट जो रहता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है उसमें पेशेंट को CHF हो जाता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, स्ट्रोक हो सकता है और एल्डोस्टेरॉन बढ़ा रहता है तो सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म। तो ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जो है 4 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे रीनोवस्कुलर हाइपरटेंशन और इस्केमिक नेफ्रोपैथी। तो रीनल वस्कुलर हाइपरटेंशन की बात करें तो रीनोवस्कुलर हाइपरटेंशन में आइदर पार्शियल या कंप्लीट ऑक्लूजन होता है रीनल आर्टरी का, जिसकी वजह से पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो रास सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर अगर हम इस्केमिक नेफ्रोपैथी की बात करें तो इस्केमिक का मतलब होता है कि देयर इज क्रोनिक रीनल हाइपोपरफ्यूजन और नेफ्रोपैथी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव रीनल डिसफंक्शन। तो ये होता क्यों है? यूजुअली बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या स्टेनोसिस सॉलिटरी किडनी में होता है, तो जिसकी वजह से इस्केमिक नेफ्रोपैथी होती है। अब सबसे पहले हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी रीनोवस्कुलर हाइपरटेंशन का, तो सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि रीनोवस्कुलर हाइपरटेंशन जो बेसिकली होता है वो रास से होता है, रास मैकेनिज्म। और वो कैसे होता है? सबसे पहले जो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगा फर्स्ट स्टेप में, तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया तो इससे होगा क्या कि किडनी का जो ब्लड फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से किडनी को इस्कीमिया डेवलप होता है और इस्कीमिया डेवलप होता है तो परफ्यूजन प्रेशर अगर कम होता है तो रेनिन रिलीज होता है। तो सबसे पहले क्या रिलीज होगा? रेनिन। अब जो रेनिन रहता है, रेनिन करता क्या है कि जो एंजियोटेंसिनोजन है, जो एंजियोटेंसिनोजन है वो कहाँ से बनता है? लीवर से। तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में चेंज कर देता है और एंजियोटेंसिन 1 जो रहता है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे में। और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है एस एंजाइम, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये सिक्रीट होता है लंग से। तो अब बात करें एंजियोटेंसिन 2 जब सिक्रीट होता है तो उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला वो रहता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। फिर दूसरा सोडियम रिटेंशन कराता है, ये एंजियोटेंसिन 2। तीसरा जो रहता है एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कराएगा। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर जो अदर इफेक्ट होते हैं वो भी देख लेते हैं। ये बेसिकली वस्कुलर इफेक्ट की बात करें तो हाइपरट्रॉफी कराता है, वस्कुलर रिमॉडलिंग कराता है, एंडोथिलीन रिलीज कराता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कराता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कराता है। फिर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हार्ट पे भी इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है और उसकी रिमॉडलिंग होने लगती है और मायोसाइट का ग्रोथ होता है। तो जो हम एंजियोटेंसिन की बात करें, जो 3 मेन इफेक्ट हैं, पहले हम जो रास से एसोसिएटेड है वो देख लेते हैं, जो कि आरवीएच कॉज कराते हैं। पहला होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा होता है सोडियम रिटेंशन और तीसरा होता है एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। तो अब एंजियोटेंसिन 2 जो है बन गया इस्कीमिया की वजह से, तो ये क्या कराएगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा? आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो पहला जो इफेक्ट रहता है वो क्या है? आर्टेरियल प्रेशर बढ़ गया। तो ये जो रहता है आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा। फिर एंजियोटेंसिन 2 का जो दूसरा काम है वो रहता है एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट कराना। तो एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट कैसे कराएगा? डायरेक्टली जो रहता है एड्रेनल ग्लैंड पे जाके ऐड करता है और एड्रेनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है। फिर एल्डोस्टेरॉन जो सिक्रीट होगा तो अब ये रहता है इफेक्ट बी। तो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा? सोडियम रिटेंशन कराता है। सोडियम रिटेंशन एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्ट भी कराता है और थ्रू एल्डोस्टेरॉन भी कराता है। तो एल्डोस्टेरॉन सोडियम रिटेंशन कराएगा और सोडियम रिटेंशन की वजह से फिर से जो रहेगा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये तो
तब हो रहा है जब किडनी एक साइड की प्रॉब्लम है। अब इससे होगा क्या, इससे जो रहेगा, जो दूसरी हेल्दी किडनी रहेगी वो जो रहता है नॉर्मली उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। तो कंपनसेट कैसे करेगी, जो कॉन्ट्रालेटरल हेल्दी किडनी है जो अच्छी है, जिसकी सप्लाई अच्छी है, उसमें प्रेशर डायूरेसिस होगा। तो कॉन्ट्रालेटरल किडनी कैसे काम करेगी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सोडियम रिटेंशन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आर्टेरियल प्रेशर जो बढ़ाएगा तो कॉन्ट्रालेटरल किडनी रिस्पॉन्ड करेगी प्रेशर डायूरेसिस के फॉर्म में। और प्रेशर डायूरेसिस जो रहता है ये रहता है काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो ये क्या रहता है, काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। और इसमें बेसिकली इसका इफेक्ट होगा क्या कि जो अगर हम बात करें जो अफेक्टेड किडनी है इसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा बेसिकली ड्यू टू रास, और जो दूसरी किडनी रहेगी उसको काउंटर करने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से कैसे काउंटर करेगी, फ्लूइड को बॉडी से वॉश आउट करके निकाल के, तो इस तरीके से इसको काउंटर करती है। और अगर इसी तरीके से अगर ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट को जो रहेगा हाइपरटेंशन रहेगा लंबे समय तक और किडनी फंक्शन डिटोरेट कर जाता है। फिर अब हम सबसे पहले बात करें क्या होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का रीजन क्या हो सकता है, आइदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है या फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। एथेरोस्क्लेरोसिस में प्लाक बनता है जो कि ओल्ड एज में होता है, जबकि फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया में ऐसे आर्टरी रिंग बन जाता है। यूजुअली ये मिडिल एज फीमेल ग्रुप में होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, किडनी का परफ्यूजन जो होगा अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जब किडनी का परफ्यूजन अच्छे से नहीं होगा तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो कैसे एक्टिवेट होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल में जेजी एपरेटस होते हैं। जेजी एपरेटस सेंस करते हैं डिक्रीज प्रेशर को, तो वो रेनिन रिलीज करते हैं। रेनिन जो रहता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 1 जो रहता है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एस एंजाइम, और कॉज करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर जो दूसरा रहता है इफेक्ट इसका एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन का रहता है। एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन होने की वजह से सोडियम और वाटर रिटेंशन होगा और पेशेंट का बीपी बढ़ जाएगा। अब इस पेशेंट के बीपी बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो कॉन्ट्रालेटरल किडनी रहेगी हाई बीपी को एक्सपोज होगी, तो वो क्या करेगी, प्रेशर नाइट्रियूरेसिस कराएगी। वो जो खुद का रेनिन होता है उसको सप्रेस कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब क्रोनिक इस्कीमिया होता रहेगा। तो क्रोनिक इस्कीमिया अगर होता रहेगा, ट्रीटमेंट नहीं किया तो नेफ्रॉन का लॉस हो जाता है और फाइनली पेशेंट को इस्कीमिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाती है। तो अगर हम बात करें जो आर्टरी स्टेनोसिस है तो वो एक साइड हो सकती है और दोनों साइड भी हो सकती है। तो एक साइड और दोनों साइड में क्या होता है कि जब एक साइड हेल्दी रहता है इसमें ये हेल्दी किडनी है और इसमें बायलेटरल में दोनों साइड अनहेल्दी है। तो इसमें जो एक साइड हेल्दी रहेगा वो उसको कंपनसेट करता है हाइपरटेंशन को। सबसे पहले अगर हम समझे कि किडनी का जो परफ्यूजन है कम हुआ तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया और रेनिन ज्यादा बन रहा है। तो ऐसे केस में जो दूसरी किडनी रहती है उसको कंपनसेट करती है। वो कैसे करती है, खुद के रास को सप्रेस कर देती है और प्रेशर नाइट्रियूरेसिस कराती है। तो बॉडी में फ्लूइड जो रहता है ओवरलोड नहीं होता है, वॉल्यूम ओवरलोड नहीं होता है। तो बेसिकली जो पेशेंट को हाइपरटेंशन जो रहेगा वो किस वजह से रहेगा, एल्डोस्टेरॉन और एंजियोटेंसिन 2 की वजह से रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2 डिपेंडेंट हाइपरटेंशन। तो ये यूनिलेटरल में सिर्फ एक ही कॉज होता है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर 2 डिपेंडेंट हाइपरटेंशन। तो इसमें हम लोग एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक कर देंगे तो काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में, तो ऐसे केस में क्या होता है, दोनों किडनी खराब है। अब दोनों किडनी खराब है तो इसका रास जब किडनी का बढ़ेगा, रेनिन बढ़ेगा, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा, तो अब दूसरी किडनी जो है उसमें भी प्रॉब्लम है। तो वो उसके जो इम्पेयर्ड फंक्शन है उसको कंपनसेट नहीं करेगी और वो भी रास रिलीज करेगी। तो उसमें भी सेम यही होगा, रास और बढ़ेगा, रेनिन और बढ़ेगा। तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो किडनी रहेगी वो उसका सोडियम और वाटर एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड हो जाएगा और वॉल्यूम एक्सपेंड करने लगेगा। तो इसमें जो बीपी होगा दो तरीके से होगा। पहला कि जो इसमें फ्लूइड बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसकी वजह से होगा। तो ऐसे केस में हमें जो रहता है ट्रीटमेंट, अगर हम इसमें एंजियोटेंसिन देंगे तो काम नहीं करेगा। उसके साथ हमें अगर देना भी तो डायूरेटिक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ओवरलोड है। तो डायूरेटिक्स से वॉल्यूम को निकालना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं
सबसे पहले इस्कीमिक रीनल डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी। तो इस्कीमिक रीनल डिजीज में होता क्या है कि जब क्रोनिक हाइपोपरफ्यूजन होता है तो उसमें सबसे पहले शुरुआत में रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, जैसे कि पेशेंट का जीएफआर कम हो जाएगा और फिर एट्रोफी होने लगती है और कोलेट्रल डेवलप करता है। फिर अगर यही लंबे समय तक बना रहता है तो फिर इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होगा, कॉर्टेक्स में पूरा स्कारिंग हो जाती है, ग्लोमेरुलस में पूरा स्क्लेरोसिस हो जाएगा और ट्यूब्यूल्स में और इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए, इस्कीमिया को रोकने के लिए यूजुअली हमें क्या करना चाहिए, जो ये प्लाक बन रहा है उसको कम करना चाहिए। तो प्लाक कम करे इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें जो है कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि लिपिड्स जो रहता है, लिपिड कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, एज में जो स्मोकिंग और ये सब है, एज रिलेटेड फैक्टर, वो सब चीजें कम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस्कीमिक नेफ्रोपैथी में क्या हो रहा है, क्रोनिक हाइपोपरफ्यूजन। और क्रोनिक हाइपोपरफ्यूजन से क्या होता है, इनिशियली ट्यूबुलर एट्रोफी होता है, फिर फाइनली इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाता है। अगर हम बात करें तो जो आउटर मेडुला रहता है और प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स, वो जो रहते हैं यूजुअली सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं, मोस्ट वनरेबल होते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। फिर अब दूसरा होता क्या है, तो पहला तो हमने पढ़ा कि क्रोनिक हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है इस्कीमिक नेफ्रोपैथी में। दूसरा होता है जो ग्लोमेरुलो फीडबैक रहता है, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, वो भी इस्कीमिया की वजह से खराब हो जाता है। तो फिर यूजुअली होता क्या है कि जो मैकुलर डेंसर सेल्स है उसमें सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी ज्यादा होने लगती है, तो जो रहता है एफरेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और ज्यादा होता है और जीएफआर कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जीएफआर रिवर्सिबल, शुरुआत में जीएफआर और एट्रोफी हो रही है। तो एट्रोफी जो रहता है यूजुअली क्यों रहता है, क्रोनिक हाइपोपरफ्यूजन की वजह से, और जो जीएफआर कम हो रहा है यूजुअली ग्लोमेरुलर फीडबैक जो है डिसरप्ट हो जाए। फिर उसके बाद जब रास एक्टिवेट होता है और काफी लंबे समय तक एक्टिवेटेड रहता है तो ये क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और फाइब्रोसिस। फिर उसके बाद अगर यही क्रोनिक हाइपोक्सिया बना रहा तो इसकी वजह से ऑटो रेगुलेशन इम्पेयर्ड हो जाता है और जीएफआर और ज्यादा लॉस होता है और पेशेंट को इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करता है। अब बात करें कॉजेज फॉर रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन, तो अगर हम मोस्ट कॉमनली दो कॉज की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। एथेरोस्क्लेरोसिस जो रहता है वो बुढ़े लोगों में होता है और उसमें प्रॉक्सिमल रीनल आर्टरी इन्वॉल्व रहती है और ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव डिजीज है। जबकि फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया यंग फीमेल्स में होता है और ये मिड आर्टरी या डिस्टल आर्टरी में इन्वॉल्व होता है और इसमें स्ट्रिंग ऑफ बीट्स बनता है। फिर और भी कॉजेज हो सकती हैं जो वेसल्स में हो, जैसे वेसल्स में टाकायासु या वस्कुलाइटिस जो रहता है वो हो जाए, फिर वेसल्स में डिसेक्शन, एनोरिज्म, एओर्टिक डिसेक्शन हो जाए, एनोरिज्म हो जाए, फिर उसके बाद रेडिएशन ट्रॉमा आइट्रोजेनिक भी हो सकता है या पोस्ट ट्रांसप्लांट स्टेनोसिस। तो अगर हम कुछ रेयर कॉजेज की बात करें तो रेयर कॉजेज में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, थ्रोम्बस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आर्टरी का थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म हो सकता है। फिर उसके बाद पेशेंट को आर्ट्राइटिस डेवलप कर सकता है और डिसेक्शन की वजह से हो सकता है, एओर्टिक डिसेक्शन हो जाए या एओर्टिक एनोरिज्म हो जाए। ये भी फिस्टुला बनने की वजह से भी हो सकता है। फोकल अगर हम बात करें तो फोकल में स्टेनोसिस यूजुअली किसमें होता है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 में होता है, विलियम ब्यूरेन सिंड्रोम में होता है, एलेजाइल सिंड्रोम में होता है, इडियोपैथिक मिड एओर्टिक सिंड्रोम में और ग्रेंज सिंड्रोम में। तो मेनली क्या हमें याद रखना है कि जो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली कॉज करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस और फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हो रहा है। फिर उसके बाद आर्टरी में बेसिकली क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आर्टरी में या तो एनोरिज्म हो जाए, या डिसेक्शन हो जाए, या जो रहता है इन्फ्लेमेशन जिसको आर्ट्राइटिस बोलते हैं, आर्ट्राइटिस हो जाए या वस्कुलाइटिस। तो आर्ट्राइटिस या वस्कुलाइटिस हो जाए, फिर उसमें आर्टरी में थ्रोम्बस या इम्बोलाई बन जाए, जिससे कि ब्लड रुक जाए है। फिर कुछ सिंड्रोमिक डिजीज होती हैं जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, फिर एलाजाइल सिंड्रोम, फिर उसके बाद होता है ग्रेंज सिंड्रोम, और फिर अगला जो रहता है विलियम ब्यूरेन सिंड्रोम। तो विलियम ब्यूरेन सिंड्रोम, और फिर फाइनल जो रहता है वो इडियोपैथिक होता है जिसको मिड एओर्टिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया तो उसमें स्ट्रिंग ऑफ बीट्स मिलता है और उसमें मिड आर्टरी इन्वॉल्व रहती है। तो ये जो मिड पोर्शन आर्टरी का है उसमें हमें क्रॉस सेक्शन पे जब मिलेगा तो क्या मिलेगा, आर्टरी वॉल थिकेंड हो गई है और उसमें स्ट्रिंग ऑफ बीट्स मिल रहा है, तो इसको फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया बोलते हैं और इस तरीके से दिखाई देता है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। तो
ये यूजुअली दो टाइप का होता है। एक होता है मल्टीफोकल, उसमें कई जगह डिस्प्लेजिया होते हैं, और दूसरा होता है फोकल, फोकल डिस्प्लेजिया और मल्टीफोकल डिस्प्लेजिया। फिर अब हम आगे बात करें डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए यूजुअली हम लोग डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। वस्कुलर डिजीज है तो हम लोग डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे। और डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड में हमें क्या मिलेगा, तो हम जो है यूजुअली डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड में दो साइन मिलते हैं। एक होता है डायरेक्ट साइन और एक होता है इनडायरेक्ट साइन। तो इन दोनों साइन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइन का, तो ये बेसिकली दो तरीके से क्राइटेरिया होता है। डायरेक्ट साइन जो रहता है बेसिकली, इसकी बात करें तो ये जो मेन आर्टरी में होता है उसको एसेस करता है। तो मेन आर्टरी जो मेन रीनल आर्टरी है उसको एसेस करता है। जबकि इनडायरेक्ट साइन की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट साइन, जैसे ये आर्टरी है और ये स्टेनोसिस है, तो ब्लड इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो डिस्टल टू स्टेनोसिस जो रहता है, डिस्टल टू स्टेनोसिस, वो इनडायरेक्ट साइन में हम लोग देखते हैं। जबकि डायरेक्ट साइन में मेन आर्टरी देखते हैं। तो डायरेक्ट साइन में सबसे पहला अगर हम बात करें तो मिलता है फोकल कलर एलियाजिंग। तो फोकल कलर एलियाजिंग जो रहता है ये एक तरीके का आर्टिफैक्ट होता है डॉपलर कलर का, जिसमें जो ब्लड फ्लो, अब आप खुद सोचिए अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है स्टेनोसिस तो पतली जगह से जो कोई भी लिक्विड पास करता है तो ज्यादा प्रेशर के साथ और ज्यादा फोर्स के साथ पास होता है। तो इसीलिए अगर हम फोकल कलर एलियाजिंग में होता क्या है कि ब्लड फ्लो की जो वेलोसिटी रहती है बहुत ज्यादा, बहुत ही तेज होती है, और जो डॉपलर का स्केल लिमिट होता है, जैसे ये स्केल बनाया होगा डॉपलर में, तो उस स्केल लिमिट से क्रॉस कर जाता है। तो इसको बोलते हैं फोकल कलर एलियाजिंग। और ये कैसे अपेयर करता है, ये टिपिकली अपेयर करता है मोजाइक मोजाइक कलर से, मतलब मोजाइक जो पैटर्न होता है मोजाइक कलर से दिखेगा, या रिवर्स कलर पैटर्न मिलता है, रिवर्स कलर पैटर्न। तो स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि कलर डॉपलर ही डिटेक्ट नहीं कर पाता है, मोजाइक पैटर्न होता है और रिवर्स कलर होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है कलर डॉपलर है, और कलर डॉपलर किडनी में यूजुअली क्या होता है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी की वैल्यू रहती है, एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी और रेजिस्टिव इंडेक्स, ये सब रहता है। तो ये सब यूजुअली कलर डॉपलर में बताते हैं, और ये कलर दिख रहा है हमें। तो हम सबसे पहले बात करें डायरेक्ट साइन की, तो फोकल कलर एलियाजिंग। फिर जो दूसरा दिखता है कलर ब्लू। तो कलर ब्लू की बात करें तो कलर ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि अब यहाँ पे जो ब्लड है बहुत तेजी से जा रहा है, ब्लड बहुत तेजी से जा रहा है, तो अब ये जो फ्लो है, फ्लो के डिस्टल यहाँ जो वॉल्स होगी वो वाइब्रेट करती हैं। तो वॉल्स जो रहती हैं, टर्बुलेंट वाइब्रेशन जो वेसल्स वॉल में मिलता है डिस्टल टू द स्टेनोसिस, उसकी वजह से कलर ब्लू मिलता है। तीसरा टर्बुलेंस, टर्बुलेंस भी सेम वही रीजन होता है कि इसमें जो ब्लड फ्लो होगा नॉन लेमिनार होगा, और डिस्टल टू द स्टेनोसिस जो रहेगा उसमें हम देखेंगे कि केओटिक फ्लो है। फिर अब हम अगला बात करें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। जैसा बताया पतली जगह से वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो मोर देन 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद हम बात करें रीनल एओर्टिक रेशियो। रीनल एओर्टिक रेशियो क्या होता है, ये बेसिकली इसमें हम लोग रीनल आर्टरी का और एओर्टा जो है उन दोनों में हम लोग पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी का रेशियो लेते हैं। तो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी का दोनों में हम रेशियो लेंगे। पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम फ्लो रेट, मैक्सिमम स्पीड से जो हो रहा है, तो इसमें कितनी तेजी से हो रहा है और इसमें कितनी तेजी से हो रहा है। तो हम देखेंगे कि रीनल आर्टरी में ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स ज्यादा होता है एओर्टा से, इतना तेज फ्लो करता है। तो मोर देन 3.5 जो रहता है रेशियो, रीनल आर्टरी रेशियो, तो डिनोट करता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो जो डायरेक्ट साइन रहता है वो बताता है हमें सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस। सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस होता है, और सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस का मतलब है कि 50 to 85% जो है डायमीटर रिडक्शन हो गया है। अगर डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट भी मिल रहा है तो देयर इज सीवियर स्टेनोसिस, और उस केस में मोर देन 85% जो रहता है डायमीटर रिड्यूस हो जाता है। फिर इसमें बेसिकली हम लोग जो इनडायरेक्ट साइन है उसमें इंट्रा रीनल फ्लो चेक करते हैं, क्योंकि हम डिस्टल टू स्टेनोसिस चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम। अब ब्लड यहाँ से यहाँ गुजर गया है तो स्पीड कम हो गई होगी, जैसे गाड़ी में ब्रेकर होता है वैसे ब्लड के लिए ब्रेकर होगा। तो अब इससे गुजरने के बाद और कितनी तेजी से फ्लो कर रही है, कितना टाइम लग रहा है इसको स्पीड बढ़ाने में, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम। अगर ये एक्सेलरेशन टाइम 0.07 सेकेंड्स 0.07 सेकेंड्स, इससे एक्सेलरेशन टाइम की अगर हम बात करें तो 0.07 सेकेंड्स अगर इससे ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, और ये बेसिकली कब होता है, जब स्टेनोसिस बहुत ज्यादा हो। फिर अब अगला अगर हम बात करें
एक्सेलरेशन इंडेक्स, तो एक्सेलरेशन इंडेक्स एक्सेलरेशन टाइम की तरह ही होगा कि जो अब ये स्टेनोसिस है, अब हम इसके अगेंस्ट में ग्राफ बनाएंगे तो कितना टाइम लग रहा है इसको पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी अचीव करने में। तो ये जो ग्राफ होता है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन इंडेक्स। एक्सेलरेशन इंडेक्स बोलते हैं कि ये जो है जहाँ पे स्टेनोसिस है उसके बाद कितना टाइम लग रहा है पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी पहुंचने में। तो यूजुअली अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी माइनस एंड डिस्टोलिक वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन इंडेक्स। तो ये इंडेक्स होता है और यूजुअली अगर 3 से कम होता है एक्सेलरेशन इंडेक्स तो इसमें जो रहता है इसका मतलब क्या है कि बहुत सीवियर स्टेनोसिस है। फिर अगला रहता है डेल्टा आर आई। डेल्टा आर आई का मतलब होता है रेजिस्टिव इंडेक्स चेंज कितना हो रहा है। तो अगर दोनों किडनी में राइट और लेफ्ट में आपस में जो रेजिस्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है मोर देन 5% है, तो इसका मतलब है कि एक किडनी में जो है ज्यादा, दोनों में अगर हम चेक करें तो अगर रेजिस्टिव इंडेक्स जो है मोर देन 5% तो इसका मतलब ये है कि जिसमें स्टेनोसिस है उसमें हायर रेजिस्टिव इंडेक्स है। तो अब रेजिस्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो रेजिस्टिव इंडेक्स जो रहता है यूजुअली बताता क्या है, ये बताता है रेजिस्टिव इंडेक्स, अगर रेजिस्टिव इंडेक्स की बात करें तो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी माइनस एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी अपॉन पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, तो ये होता है रेजिस्टिव इंडेक्स। तो रेजिस्टिव इंडेक्स जो रहता है यूजुअली अगर आपस में हम चेंज इन रेजिस्टिव इंडेक्स देखते हैं 5% से अगर ज्यादा है तो किडनी इज अफेक्टेड है। अब अगर रेजिस्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन अगर हम बताएं कि रेजिस्टिव इंडेक्स अगर लो है अगर बाई चांस अगर लो है अगर, तो ऐसे केस में इसका मतलब क्या होता है कि फ्लो काफी अच्छा है, रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए रेजिस्टिव इंडेक्स कम है। अगर रेजिस्टिव इंडेक्स हाई है तो इसका मतलब क्या है कि जो डायस्टोलिक फ्लो है वो सिस्टोलिक फ्लो के कंपैरिजन में काफी कम है। तो डायस्टोलिक फ्लो जो है वो काफी कम है। तो जब डायस्टोलिक फ्लो कम हो जाता है रिलेटिव टू सिस्टोलिक फ्लो तो हायर रेजिस्टिव इंडेक्स होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लड को ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। और रेजिस्टेंस का पैरामीटर क्या होता है, कोई भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रहता है वो रेजिस्टेंस पे ही तो डिपेंड करता है। तो हाई रेजिस्टेंस मतलब डायस्टोलिक ब्लड फ्लो जो है वो कम हो रहा है। और वो क्यों हो सकता है, क्योंकि पेशेंट को क्रोनिक हाइपरटेंशन है या कोई और बीमारी है। फिर अब हम बात कर रहे हैं कि इससे बेनिफिट क्या होता है। तो जो अफेक्टेड किडनी रहती है वो यूजुअली हाई रेजिस्टिव इंडेक्स दिखा सकती है या लो दिखा सकती है बेस्ड ऑन द सीवियरिटी। तो अब पहला टेस्ट हो गया। अब दूसरा अगर हम बात करें तो वो है सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी जो रहता है यूजुअली हम लोग सीकेडी का पेशेंट रहता है तो उसमें अवॉइड करते हैं क्योंकि कंट्रास्ट यूज करते हैं। सीटी एंजियोग्राफी में हमें पूरी वेसल्स अच्छे से दिख जाती हैं, तो काफी अच्छे से दिख जाती हैं, इसलिए इसको यूज किया जाता है। फिर हम दूसरा रहता है एमआर एंजियोग्राफी। एमआर एंजियोग्राफी का रोल रहता है सीकेडी पेशेंट में, बट उसमें भी हम लोग जो है गैडोलाइनम जो रहता है वो काफी रिस्की रहता है, वो जो रहता है एनएसएफ कॉज कराएगा। और ऐसे केस में जो रहता है हमें एनएसएफ का ध्यान देना चाहिए और पेशेंट को अच्छे से हाइड्रेट करना चाहिए। फिर जो अगला रहता है कैप्टोप्रिल इनहांस रेडियोन्यूक्लियोटाइड स्कैन। कैप्टोप्रिल इनहांस रेडियोन्यूक्लियोटाइड जो रहता है वो फंक्शनल सिग्निफिकेंस कैलकुलेट करता है स्टेनोसिस का। फिर जो रहता है अगला जो है डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी जो रहता है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, इससे हम इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे होता है अगर हम बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट जो रहता है यूजुअली ज्यादातर पेशेंट में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है और इसमें बेसिकली हम लोग एस इनहिबिटर्स और एआरबीज यूज करते हैं। एस इनहिबिटर्स एआरबीज जो रहता है इफरेंट आर्टरी पे काम करते हैं और उसके टोन को कम कर देते हैं। जैसे ये एफरेंट है और ये इफरेंट है, तो इफरेंट वाले पे एस इनहिबिटर्स और एआरबीज काम करेंगे, टोन कम कर देंगे। तो यूजुअली इसको एस इनहिबिटर्स और एआरबी को यूज करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि जो क्रिएटिनिन है वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि कई बार जो बायोलेटरल डिजीज होती है तो ऐसे केस में क्रिएटिनिन बढ़ सकता है और 30% से ज्यादा अगर बढ़ा तो काफी सिग्निफिकेंट होता है और हमें बंद करना रहता है। फिर वॉल्यूम हाइपरटेंशन जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अगर दोनों किडनी में स्टेनोसिस रहती है तो वॉल्यूम डिपेंडेंट हाइपरटेंशन होता है, ऐसे केस में हमें डायोटिक्स देना रहता है। फिर लिपिड लोअरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं इस्केमिक को कम करने के लिए, एंटीप्लेटलेट्स और स्मोकिंग सिसेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर्जरी कब करते हैं, रिवस्कुलराइजेशन कब करते हैं। तो 3 जो कंडीशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि अगर एक ही किडनी है
और एक ही किडनी है और उसमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, तो ऐसे केस में हमें फिर इंटरवेंशन करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो पेशेंट जो है सीकेडी में चला जाएगा। दूसरा, अगर किडनी फेलियर हो रहा है तो भी हमें इंटरवेंशन करना रहता है। और तीसरा, पेशेंट को पल्मोनरी इडिमा हो रहा है, फ्लैश पल्मोनरी इडिमा, तो ऐसे केस में भी करना चाहता है। ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन है। फिर कुछ रिलेटिव इंडिकेशन होते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जो दवाइयों से नहीं सही हो रहा है, बट ये रिलेटिव इंडिकेशन है। फिर अगर हम बात करें, यूनिलेटरल स्मॉल किडनी है और हाइपरटेंशन है, और दूसरा बायलेटरल रास है विथ फंक्शनल डिक्लाइन। तो दोनों तरफ अगर है फंक्शनल डिक्लाइन तो वो रिलेटिव इंडिकेशन है, लेकिन एक ही किडनी में रास है तब तो वो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है। अब आगे बात करें कि क्या क्या हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो होता है, एक होता है बलून एंजियोप्लास्टी और एक होता है स्टेंट एंजियोप्लास्टी। दोनों में अंतर क्या होता है कि जैसे प्लाक है और प्लाक को हमने क्या किया, बलून से इन्फ्लेट कर दिया और प्लाक को कंप्रेस कर दिया, तो इससे होता क्या है कि जब रेडियल कंप्रेशन कर देते हैं तो ये आर्टरी खुल जाती है, इसको बोलते हैं बलून एंजियोप्लास्टी। इसमें हम कोई स्टेंट नहीं डाल रहे हैं। स्टेंट एंजियोप्लास्टी में हम लोग यूजुअली प्लाक खोलने के बाद स्टेंट डालते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आएगा रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन के साथ, तो हमें असेसमेंट करने के बाद जो रहता है, यूजुअली हम डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी और एमआर एंजियोग्राफी कराते हैं। उसके बाद जब हम कैथेटर एंजियोग्राफी करते हैं तो पेशेंट को आइदर एफएमडी होगा या एथेरोस्क्लेरोटिक होगा। अगर पेशेंट को एफएमडी है तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एंजियोप्लास्टी करने से ही पेशेंट का काम हो जाता है, क्यूरेटिव होता है। जबकि अगर एथेरोस्क्लेरोटिक है तो हमें एंजियोप्लास्टी के साथ साथ स्टेंटिंग भी करना पड़ता है। तो अब दूसरा जो अगर हो गया, अगर ये तो मिनिमल इन्वेजिव रहा रेडियो इंटरवेंशन। सर्जिकली हम लोग कब करेंगे, तो सर्जिकली में हम लोग कई बार आर्टेरियल बाईपास करते हैं, या जैसे इस तरीके से इसमें अगर एओटा में एथेरोस्क्लेरोसिस रहता है तो एओटोप्लास्टी कर सकते हैं या एओटिक बाईपास कर सकते हैं। रीनल आर्टरी ग्राफ्ट लगा सकते हैं, ये सब चीजें होती है। ऑटो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। अगर एनोरिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे केस में भी हम जो है बाईपास यूज कर सकते हैं। और अगर इससे भी नहीं हो तो हम कई बार एंड आर्टरेक्टमी कर सकते हैं। एंड आर्टरेक्टमी में क्या होता है कि हम लोग यूजली जो आर्टरी रहता है उसको ओपन करके प्लैक को रिमूव करते हैं। ओपन करके, इसको बोलते हैं एंड आर्टरेक्टमी। जैसे इसमें रिस्ट्रिक्टेड फ्लो है, हमने ओपन करके प्लैक को रिमूव करके क्लोज कर दिया। तो क्या क्या ऑप्शन है, परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी। तो परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी में आइदर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं और उसके साथ स्टेंट करते हैं। तो अगर फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लेजिया है तो कई बार उसमें एंजियोप्लास्टी से हो जाता है, और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है तो हमें उसमें स्टेंट भी यूज करना पड़ता है। फिर अगर कॉम्प्लेक्स लीजन है या हमने परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी कर लिया या पेशेंट को एनोरिज्म है, तो ऐसे केस में हमें सर्जिकल बाईपास या री इम्प्लांट करना रहता है। रेयर केसेस में, अगर पेशेंट का बहुत ही रेयर है, हैविली कैल्सिफाइड लीजन है जो प्लैक है काफी ज्यादा, तो एंड एट्रेक्टमी करते हैं। और ऑटो ट्रांसप्लांटेशन जो रहता है सैल्वेज ऑप्शन रहता है। तो अगर हम बात करें परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी का, तो उसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90% है एफएमडी के केस में, और जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में 70% होता है। जो रीनल फंक्शन रहता है पेशेंट का वो इम्प्रूव हो जाता है, और वो क्यों इम्प्रूव होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम बात करें अनट्रीटेड डिजीज का, तो क्या होता है कि अगर पेशेंट को अगर ट्रीट नहीं किया हाइपरटेंशन को, तो धीरे धीरे नेफ्रॉन का लॉस हो जाता है और पेशेंट को सीकेडी डेवलप हो जाता है या एंड स्टेज रीनल डिजीज। पेशेंट को फ्लैश पल्मोनरी एडिमा डेवलप होता है, और ऐसा हाइपरटेंशन होता है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी हो जाती है। तो फिर अगर हम बात करें कि रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन यूजुअली रीनल आर्टरी स्टेनोसिस से होता है, और इस्कीमिक नेफ्रोपैथी की बात करें तो क्रोनिक हाइपोपरफ्यूजन से होता है, जिसकी वजह से पहले जो रहता है रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, जैसे जीएफआर कम होना, एट्रोफी होना, तो ये सब फिर धीरे धीरे कंटिन्यूअस रहता है तो फाइब्रोसिस हो जाता है और ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। मेडिकल मैनेजमेंट जो रहता है फर्स्ट लाइन रहता है, रिवस्कुलराइजेशन रहता है सिलेक्टेड पेशेंट में करते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इमेजिंग और फंक्शनल टेस्ट जो रहता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यूजुअली क्यों कुछ पेशेंट्स में हो जाता है ठीक, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो रहता है रीनल फंक्शन इंप्रूव कर जाता है सेलेक्टेड पेशेंट्स में और सेलेक्टेड में नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे बेस लाइन हमने पेशेंट का किया, पीटीआरए किया, तो रिमूव हो जाता है क्योंकि उसमें कोलेट्रल रहता है धीरे धीरे। तो जो कोलेट्रल जो रहता है फिर वो उसकी वजह से पेशेंट का इंप्रूवमेंट रहता है। अगर पीटीआरए किया और नॉन कोलेट्रल है तो ऐसे केस में जो रहता है ब्लड प्रेशर तो रिड्यूस हो जाता है, बट किडनी की रिकवरी कम रहती है। अगर कोलेट्रल रहेगा तो इसमें होता क्या है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है, कोलेट्रल रिग्रेस कर जाता है, बट किडनी का फंक्शन जो रहता है मेंटेन हो जाता है, जीएफआर
सही रहता है।